नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जिस बात का इंतजार था आखिरकार वो ऐलान हो गया है। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर के नाम का ऐलान कर दिया है टीम इंडिया के कोच पद के लिए। दरअसल टीम इंडिया के कोच को लेकर लगातार खबरें थी। जिस वक्त टी20 विश्व कप खत्म हुआ था, राहुल द्रविड़ का क्योंकि कार्यकाल खत्म हो चुका था, उसके बाद से ही चर्चा थी कि गौतम गंभीर के नाम का ऐलान आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों बीसीसीआई देरी कर रही है गौतम गंभीर के नाम को लेकर। लेकिन आखिरकार बीसीसीआई ने नाम का ऐलान कर दिया है कि गौतम गंभीर आने वाले वक्त में टीम इंडिया के हेड कोच होने वाले हैं। जाहिर तौर पर हर कोई इंतजार कर रहा था गौतम गंभीर को लेकर, क्योंकि गौतम गंभीर जो है ना, जब उनके नाम की चर्चा इसलिए भी ज्यादा जोर पकड़ रही थी क्योंकि गौतम गंभीर हाल ही में केकेआर को चैंपियन बनाकर आए हैं। हाल ही में गौतम गंभीर ने केकेआर के लिए जिस तरह से काम किया था, केकेआर को चैंपियन बनाया था, उसके बाद से क्रिकेट फैंस का कहना था कि गौतम गंभीर जैसा इंसान अगर टीम इंडिया में कोच पद के लिए तौर पर आएगा या कोच बनकर आएगा तो बहुत फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। जिस तरीके से अटैकिंग क्रिकेटर गौतम गंभीर रहे हैं, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया फायदा हो सकता है, टीम इंडिया को फायदेमंद साबित हो सकती है। अब देखिए, गौतम गंभीर का एक रिकॉर्ड रहा है, जहां भी गए हैं, जिस क्षेत्र में रहे हैं, वहां पर उनका प्रदर्शन कमाल का रहा है। आप बात चाहे टीम इंडिया की कर लीजिए, 2007 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, उसके बाद में आप केकेआर के कैप्टन के तौर पर गौतम गंभीर की बात कर लीजिए, उसके बाद आप राजनीतिक तौर पर बात कर लीजिए, क्योंकि मोदी के सिपाही के तौर पर गौतम गंभीर दिल्ली में रहे थे, दिल्ली से सांसद रहे गौतम गंभीर, पूर्वी दिल्ली से। उसके बाद में जब गौतम गंभीर सांसद थे, उस वक्त जब दिल्ली में नगर निकाय के चुनाव हुए, उस वक्त गौतम गंभीर के क्षेत्र से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ था। बाकी क्षेत्रों को अगर देखें, उनके मुकाबले अगर गौतम गंभीर के संसदीय क्षेत्र को देखें तो वहां पर बीजेपी को बहुत फायदा हुआ था। तब भी गौतम गंभीर के काम की चर्चा की गई थी, तब भी यह कहा गया था कि क्रिकेट के क्षेत्र के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी गौतम गंभीर की कमाल की ताकत देखने को मिली है। ये उस वक्त पता चल गया था कि गौतम गंभीर न केवल क्रिकेट के क्षेत्र में बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी कमाल करने की ताकत रखते हैं। उसके बाद में गौतम गंभीर केकेआर के साथ जुड़ गए एज ए मेंटोर। वहां पर गौतम गंभीर की ताकत का अंदाजा देखने को मिला, किस तरीके की परफॉर्मेंस गौतम गंभीर ने की है। लखनऊ के साथ 2 साल रहे, लखनऊ के साथ पता चला कि गौतम गंभीर की ताकत क्या है, दोनों बार लखनऊ को सुपर 4 में पहुंचाया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस कमाल कर रहा है। आप क्रिकेट के मैदान की बात कर लीजिए, राजनीति के क्षेत्र की बात कर लीजिए, मेंटोरशिप की बात कर लीजिए, गंभीर ने हमेशा अपना इंपैक्ट दिखाया है, हमेशा अपनी ताकत को दिखाया है गंभीर ने। और जैसा का ट्वीट देख लीजिए, जैसा ने कंफर्म कर दिया है कि गौतम गंभीर अब टीम इंडिया के नए हेड कोच होने वाले हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट को लेकर जाहिर तौर पर जैसा ने जिस तरीके से गौतम गंभीर को अब शुभकामनाएं दी हैं और ये ऐलान कर दिया है कि गौतम गंभीर अब टीम इंडिया की कमान संभालेंगे हेड कोच के तौर पर, तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया को लेकर भी अब यही उम्मीद है कि जिस तरीके से गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस रहा है अभी तक क्रिकेट खेलते हुए या फिर मेंटोरशिप के तौर पर, राजनीति के तौर पर, उसी तरीके का परफॉर्मेंस गौतम गंभीर हेड कोच के तौर पर भी करें। क्योंकि कोच की एक अलग जिम्मेदारी होती है, कोच को लेकर। खासतौर पर आप आईपीएल की टीम की बात करें या फिर बात करें टीम इंडिया की, दोनों में फर्क होता है। रवि शास्त्री ने इस बात को कहा था कि आईपीएल में कोचिंग करना और टीम इंडिया की कोचिंग करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। टीम इंडिया की कोचिंग करने में आपको ज्यादा दिक्कतें आती हैं, ज्यादा परेशानियां आती हैं, खिलाड़ियों के साथ डील करने में बड़ी परेशानी आती है। तो क्या अब गौतम गंभीर अपनी वो ताकत जो उन्होंने आईपीएल की टीमों के साथ दिखाई है, क्या टीम इंडिया के साथ भी दिखा पाएंगे? क्या बेहतर कोच बन पाएंगे? देखने वाली बात होगी। लेकिन आपका बीसीसीआई के इस फैसले पर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि वास्तव में गौतम गंभीर टीम इंडिया में हेड कोच के तौर पर भी परचम लहराएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Honorable Speaker, sir, the topic of discussion is something that affects each and every one of us, irrespective of our caste, creed, age and religion. In fact, it is affecting us while we stand and talk about it here in the Parliament, and it's high time we stop politicizing over these grave issues. The public is smart and the state is that of a climate emergency. Delhi is our capital and worst affected. It is a fact that cannot be ignored. The state can no longer get away with these gimmicks like odd even shutting construction sites. What do they do so that they don't reach this situation? We need long-term sustainable solutions. We need to stop stealing the future from our kids.
stop playing the blame games. It's time to own up and act responsible. When I talk about the change on the ground, I would like to highlight the biggest source of pollution in my constituency, which is Ghazipur landfill. It is Asia's largest garbage mountain. Whoever is in Delhi should go there and try to stand within 200 meters of that place. They will definitely experience what it is to be in hell. Solving this has been my biggest priority. We have started working on the grassroots level. We have bought ballistic separators and compost machines for every assembly. To fight pollution, we have bought sprinklers, road cleaners, and industrial-sized vacuuming machines worth 90 crores so that we can at least fight with large pollution particles. I'm working on a plan to install 30 feet air purifiers. So the idea is to give our public a better place to live. Another major pressing issue is stubble burning. We have to devise a strategy for representatives of various states to work together to solve this crisis. Merely penalizing farmers for burning their crops will not be enough. We have to start exploring innovative ways like moving the sowing and harvest seasons so that they do not coincide with the advent of winters. For this, we would also have to provide the farmers with incentives to grow other crops. Speaker sir, मैं अपनी बात इसके साथ खत्म करना चाहता हूं कि एक दूसरे को ब्लेम करने से या फिर इस मुद्दे को इलेक्शन की नजरों से देखने का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हमारे देश के लोगों ने अपना कीमती वोट एक दूसरे को हमारे देश के लोगों ने अपना कीमती वोट हमें एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए नहीं बल्कि एक बढ़िया काम करने के लिए दिया है। हम सबको डिस्कशन और क्रिटिसिज्म लेना आना चाहिए। एयर पोल्यूशन से इंडिया में हर 3 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। हम सभी को शॉर्टकट मारने के बजाय लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चों को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। थैंक यू।